नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। विद्यार्थियों को कॉर्पोरेट जगत से जोड़ने और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर में एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का सफल आयोजन किया गया। प्लेसमेंट ड्राइव में विभिन्न प्रतिष्ठित औद्योगिक कंपनियों ने भाग लिया और विद्यार्थियों का तकनीकी व व्यक्तिगत कौशल परखा। विद्यार्थियों को कॉर्पोरेट जगत से जोड़ने और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर में एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का सफल आयोजन किया गया। प्लेसमेंट ड्राइव में विभिन्न प्रतिष्ठित औद्योगिक कंपनियों ने भाग लिया और विद्यार्थियों का तकनीकी व व्यक्तिगत कौशल परखा। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार प्लेसमेंट ड्राइव में ऑस्टिन लेगेसी कॉर्प, सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राजेश मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, एलिवा 8, सीएक्सएम और प्लैंक पावर प्राइवेट लिमिटेड सहित कई नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। ड्राइव के लिए कुल 215 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 87 अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। चयन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले लिखित एवं तकनीकी परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने विषय ज्ञान और तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन किया। इसके बाद अंतिम चरण में एचआर इंटरव्यू लिया गया, जहां छात्रों के संचार कौशल, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और व्यावसायिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया गया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों की तकनीकी समझ, प्रस्तुति और उत्साह की सराहना की। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को रोजगार के योग्य बनाना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्लेसमेंट ड्राइव विद्यार्थियों और उद्योग जगत के बीच मजबूत सेतु का कार्य करती है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर आर.के. स्वामी ने कहा कि तकनीकी शिक्षा तभी सार्थक है जब विद्यार्थियों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार करे। उन्होंने छात्रों को निरंतर कौशल विकास और व्यक्तित्व विकास पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। संस्था प्रबंधन ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए भविष्य में भी इस प्रकार के रोजगारोन्मुखी एवं उद्योग आधारित कार्यक्रमों का नियमित आयोजन जारी रखने का संकल्प दोहराया। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू स्वामी, प्रिंसिपल आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर। हमारे यहाँ पे आज प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें 5 कंपनियां आई हैं। इसमें 2 कंपनियां सीएसआईटी की हैं, 2 कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलिस्ट सोलर की हैं और 1 कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर की है, जिससे लगभग सभी ब्रांचेज के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिला है। लगभग 200 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। मैं सभी उन विद्यार्थियों को जिनका सिलेक्शन इन कंपनियों में हुआ है उनको बधाई देता हूँ और सभी कंपनियों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ के प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लिया है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम है, राजेश मोटर जेसीबी से। बेसिकली हम लोग जयपुर से आए हैं यहाँ पे। जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर के, और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है यहाँ पे। बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है, एक्टिव है और काफ़ी नॉलेजेबल है, और आई होप कि दे विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। और काफ़ी कुछ कैंडिडेट्स को हमने शॉर्टलिस्ट भी किया फॉर द फर्दर प्रोसेस। और मतलब कॉलेज का जो एक्सपोजर मिला है कैंडिडेट्स के थ्रू, जो नॉलेज स्किल मिली है, बहुत ही अच्छी है। और हम लोग चाहेंगे कि फ्यूचरिस्टिक हम लोग यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है इंडस्ट्री की, वो हम रेगुलर बेस पे यहाँ पे आर्यभट्ट कॉलेज से हम अजमेर से लेते रहें। नमस्ते, मैं सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से आया हूँ आपके आर्यभट्ट कॉलेज में अपने कैंपस ड्राइव के लिए। कैंपस में जो हमने देखा, लोगों का काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, क्राउड अच्छी है। हमारा यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस रहा कॉलेज के साथ। काफ़ी संख्या में बंदे आए हैं और जो बंदे हैं वो वेरी एक्साइटेड हैं अपने कैरियर को लेके। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। कॉलेज मैनेजमेंट का पूरा सहयोग रहा हमारी टीम के साथ। तो मैं पूरी आर्यभट्ट कॉलेज टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा। हमारे अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता बघेल ने सोमवार को पहाड़गंज स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 14.94 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए कक्षा कक्ष के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता बघेल ने पहाड़गंज स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 14,94,000 रुपए की लागत से बनने वाले नए कक्षा कक्ष के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से विद्यालयों में
आवश्यकता अनुसार आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अनीता बघेल ने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए नए कक्षा कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे छात्राओं एवं छात्रों को अध्ययन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि पर्याप्त भवन और आधुनिक संसाधन भी आवश्यक है। उन्होंने घोषणा की कि इस विद्यालय में शीघ्र ही विज्ञान संकाय साइंस विषय की भी शुरुआत की जाएगी। इसके शुरू होने से क्षेत्र की छात्राओं को विज्ञान विषय की पढ़ाई के लिए अन्य विद्यालयों का रुख नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही विज्ञान शिक्षा उपलब्ध होने से छात्राओं को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा। विधायक ने कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। विज्ञान शिक्षा प्राप्त कर वह चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अनुसंधान, तकनीकी एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस विद्यालय की छात्राएं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर अपने परिवार, समाज, शहर और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज में एक कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया गया है और आगामी समय में विद्यालय में साइंस सब्जेक्ट खुले, इसके लिए प्रस्ताव भी दिया गया है। लोकल जो बच्चियां हैं वो चाहती हैं कि हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ें। केंद्र सरकार की भी यही मान्यता है कि अधिक से अधिक बच्चियां विज्ञान विषय को पढ़ें ताकि उनकी सोच उसी तरह से तार्किक दृष्टि से विकसित हो। तो ऐसे वातावरण में बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है जहां बच्चियां अधिक से अधिक सीखने का काम करें। तो मेरे द्वारा ये कक्षा कक्ष एक अतिरिक्त दिया गया। पूर्व में भी ये पूरा विद्यालय भवन बनाया गया था और जिसके कारण से आज इतनी सारी बच्चियां यहाँ अध्ययनरत हैं। मुझे खुशी है कि अनुसूचित जाति की बच्चियां जो कभी विद्यालय की शक्ल नहीं देखती थी वो विद्यालय में आज इतना अच्छा नामांकन देख करके खुशी होती है कि इतनी सारी बच्चियां पढ़ रही हैं। निश्चित रूप से एक बच्ची जब पढ़ती है तो ना केवल अपने परिवार का बल्कि जिस परिवार में वो ब्याह के जाती है उसका भी नाम रोशन करती है, 7 पीढ़ियों को तारने का काम करती है। इसलिए अधिक से अधिक हमारा फोकस है कि हम बच्चियों को। प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग की महत्वाकांक्षी मोर सागर बांध योजना के विरोध में सोमवार को श्रीनगर क्षेत्र के बालद का दड़ा गांव सहित आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न समाजों के सैकड़ों महिला पुरुषों ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार और प्रशासन से बांध योजना को निरस्त करने और इसके भराव क्षेत्र को कम करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग की महत्वाकांक्षी मोर सागर बांध योजना के विरोध में सोमवार को श्रीनगर क्षेत्र के बालद का दड़ा गांव सहित आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार और प्रशासन से बांध योजना को निरस्त करने अथवा इसके भराव डूब क्षेत्र को कम करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि वह विकास कार्यों के विरोधी नहीं है, लेकिन किसी भी विकास परियोजना की कीमत उनकी आजीविका और वर्षों से संजोई गई कृषि भूमि नहीं हो सकती। उनका कहना था कि प्रस्तावित बांध के कारण उनकी उपजाऊ कृषि भूमि, मकान और अन्य संपत्तियां डूब क्षेत्र में आ जाएगी, जिससे सैकड़ों परिवारों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि बालद का दड़ा गांव के अधिकांश परिवार पूरी तरह खेती पर निर्भर है। यदि उनकी जमीन अधिग्रहित होती है तो या डूब क्षेत्र में चली जाती है तो उनके पास रोजगार का कोई विकल्प साधन नहीं बचेगा। इससे परिवारों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न होने के साथ साथ पलायन की स्थिति भी बन सकती है। प्रदर्शन में शामिल रीना चौहान ने कहा कि बालद का दड़ा गांव के सैकड़ों परिवार वर्षों से कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण कर रहे हैं। मोर सागर बांध योजना के कारण उनकी उपजाऊ जमीन डूब क्षेत्र में आएगी, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आज हमारे श्रीनगर में मोर सागर के विरोध में श्रीनगर के बालद दड़ा निवासी और अभी तो केवल बालद दड़ा निवासी आए हैं, पूरे श्रीनगर के आएंगे तो मेरे ख्याल से कम भी 5-7 हजार आदमी आके यहाँ हो सकता है कलेक्टर साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हमारा विरोध है कि श्रीनगर में जो मोर सागर बन रहा है वो प्रस्तावित क्या है, मतलब काम ही सर्वे हो गया, उसका काम चालू होने को है, तो उसका विरोध हम कर रहे हैं। हमारा जंगल चरागाह सब उसके अंदर जा रहे हैं और सबसे बड़ा नुकसान तो हो रहा है किसानों को, जिनके एक अपना जीवन यापन करने का मात्र उपाय
खेती है, उनकी सारी जमीनें जा रही है, आवासीय मकान जा रहे हैं। और इस मोर सागर के बनने से आसपास के क्षेत्र में जो नजदीकी खेतों के अंदर हर मतलब वो जिसको हम वो जमीन मचल कह रहे हैं, मतलब पड़ा फूटना, दलदल होना, तो उसके हिसाब से पूरा श्रीनगर हमारा नष्ट हो रहा है। तो इसको प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसको श्रीनगर के अलावा अन्यत्र कहीं भी बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन श्रीनगर में ये नहीं बनने देंगे। मिलने आए श्रीनगर गांव के बालदड़े, केवल ये कहार समाज के लोग इकट्ठे होके आए। मैं कलेक्टर साहब से और मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अगर ये मोर सागर कैंसिल नहीं किया गया तो आज तो हम सिर्फ ज्ञापन देने आए, कल से हमारे साथ में पूरा श्रीनगर आएगा, पूरा टंटे आएगा और उसके साथ विज्ञापन से भी नहीं मानेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगर धरना प्रदर्शन से भी सरकार या कलेक्टर साहब नहीं मानेंगे तो हम सारी महिलाएं सब मिलके भूख हड़ताल करेंगी। क्या मांगे आपकी? मांग हमारी ये है कि जो मोर सागर बनाया जा रहा है श्रीनगर में, उसे कैंसिल किया जाए। और अगर कैंसिल भी नहीं कर सकते हो तो उसको कम से कम इतना छोटा करें कि कम से कम हमारी जन हानि तो नहीं हो। वहाँ पे किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, वहाँ हमारे मकान जा रहे हैं और दूसरा है पूरा चरागा जा रहा है। आज हमारी गौ माता है, लोग बाग सब दान करते हैं, लेकिन हमारी खुद की गौ माता कहाँ जाएगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। पुष्कर क्षेत्र से एक युवती लापता होने का मामला को लेकर पुष्कर क्षेत्र से एक युवती के लापता होने के मामले को लेकर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद संगठन सहित विभिन्न समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले की गंभीरता से जांच कर युवती को शीघ्र बरामद करने और आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। पुष्कर क्षेत्र से एक युवती के लापता होने के मामले को लेकर सोमवार को हिंदुवादी संगठनों सहित विभिन्न समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले की गंभीरता से जांच कर युवती को शीघ्र बरामद करने तथा आरोपित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कमलाई क्षेत्र निवासी एक मुस्लिम युवक शहजाद ने युवती को अपने प्रभाव में लेकर अपने साथ ले गया। परिजनों के अनुसार युवती पुष्कर में आयोजित कथा सुनने आई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों का कहना है कि जानकारी जुटाने पर पता चला कि युवती को आखिरी बार बस स्टैंड के आसपास एक ढाबे पर कार्यरत शहजाद नामक युवक के साथ देखा गया था। इसके बाद से युवती का कोई पता नहीं चल सका। मामले को लेकर हिंदुवादी संगठनों और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग करते हुए युवती की सुरक्षित बरामदगी की मांग की। इस दौरान उन्होंने दोषी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग रखी। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने संगठन के पदाधिकारियों और परिजनों को आश्वस्त किया कि युवती की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें रवाना की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है तथा युवती का शीघ्र पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक समाज की बच्ची, अनुसूचित जाति परिवार की बच्ची कथा सुनने आई थी पुष्कर। 2 बजे गई थी, शाम तक वापस नहीं लौटी। हमने वहाँ ढूंढ लिया, आ जाएगी शाम तक, क्योंकि रात को वहीं रुकी थी, तो पता नहीं आया। तो फिर ढूंढ के दूसरे दिन हमने पुष्कर में रिपोर्ट दर्ज कर दी
हम ढूंढने के दौरान पता चला कि एक कौड़ाई का शहजाद नाम का युवक उसे बैला फुसला के भगा के ले गया है। पुष्कर थाने वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके जयपुर तक प्रयास किया, लेकिन आज तक पता नहीं पड़ा है, क्योंकि आज 6 दिन हो गए। इसलिए हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। एसपी साहब की जगह आप थे नहीं, कहीं राजकीय कार्य में व्यस्त थे। एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने इसके लिए टीम गठित कर दी है और आज ही आपका मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा और टीम के साथ आप रवाना हो जाओ। जहाँ भी थोड़ा उसका सोर्सेज लगा है तो हमारे उसके चाचा या उसके पापा पुलिस वालों के साथ टेलीफोन कर दिया एडिशनल साहब ने, इनके साथ रवाना हो जाएंगे और बच्ची की तलाशी लेंगे क्या अपहरण करके कहाँ ले गया है, कहीं कोई इधर उधर का मामला तो नहीं है, कोई धर्मांतरण का मामला। जिस लड़के पर आप आरोप लगा रहे हो उससे पहले भी कोई मिलने क्या है या कुछ जानते हो? कोई नहीं मिले। हमें किसी ने बस स्टैंड से बताया था कि इस गांव का युवक कोई सरदार जी के होटल पे काम करता है, उनके साथ देखी गई थी। या कभी आपके एरिया में? नहीं, कभी एरिया में घूमता हुआ कभी किसी ने नहीं देखा, बापू ने भी नहीं देखा। ये तो पुष्कर में ही पता पड़ा। से कोई बात करी क्या आपने? उनके परिजन कोई संपर्क भी नहीं आया हमारे। नगर निगम अजमेर में कार्यरत स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सोमवार को वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नगर निगम अजमेर में कार्यरत स्थायी एवं अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सोमवार को वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित की जाएगी। इसके तहत सामूहिक अवकाश, झाड़ू डाउन आंदोलन, अधिकारियों का घेराव तथा पूर्ण हड़ताल जैसे चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन लगातार सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने मांग की कि 1 जून 2026 से पूर्व की व्यवस्था के अनुसार स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों को उनके मूल वार्डों और मुख्य मार्गों पर ही कार्यरत रखा जाए। ज्ञापन में 2 जुलाई 2026 को उपायुक्त द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को तत्काल निरस्त करने, अस्थायी कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने तथा ठेकेदार द्वारा वेतन से काटी गई 2-2 हजार रुपए की राशि कर्मचारियों को वापस दिलाने की मांग शामिल की गई। इस दौरान कर्मचारी नेता सन्नी गोयर ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है। उनका कहना था कि कर्मचारियों के कार्यस्थल शहर के दूर दराज क्षेत्रों में बदल दिए गए हैं, जिससे उन्हें प्रतिमाह आने जाने पर लगभग 3,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की जायज मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। आज वाल्मीकि समाज के संघर्ष समिति जो बनाई थी 4 जुलाई को, उसके लेटर पैड पर संयुक्त वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी अस्थायी और स्थायी समस्त सफाई कर्मचारियों की ओर से इस लेटर के माध्यम से माननीय जिला कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द सहमति नहीं बनेगी तो 24 घंटे के उपरांत उग्र आंदोलन करेंगे और अजमेर शहर की सफाई व्यवस्था ठप करेंगे। आज माननीय कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन है। ज्ञापन में जो हमारी मांग है वो मुख्य मांग ये है कि जिन कर्मचारियों को इधर उधर किया गया, कच्चे कर्मचारियों को जिनको मात्र 1200 रुपए बढ़ाकर और उनको बेचाली से पंचशील से अपने आदेश नगर फेंक दिया, उनका आने जाने में 3,000 रुपए पूरा हो जाएगा। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से हमारे समाज की पीड़ा को देखते हुए इनको वापिस अपने यथास्थान पर लगाने का कष्ट करे। जिस प्रकार शासन प्रशासन द्वारा केवल एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है, वाल्मीकि समाज को, मैं उस आयुक्त मैडम से निवेदन करता हूं, नित्या मैडम से,
कि वाल्मीकि समाज के साथ आप शोषण करना बंद करें। जो भी कर्मचारी को आपने इधर से उधर करा है उसको यथास्थान पर रखे, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज आपसे निवेदन करने आया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, नहीं तो ये अजमेर शहर की नहीं, पूरे जो भी रेलवे है चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उधर सब जगह जो सफाई व्यवस्था है वो ठप कर दी जाएगी। नित्य मैडम, आप ये वाल्मीकि समाज की जो समाज है, जो दिन देखती है, ना रात देखती है, ना बारिश देखती है, ना धूप देखती है, देश को स्वच्छ करने का काम करती है, और साथ ही जो भी कर्मचारी को हटाया गया है उनको। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। शहर के अजयनगर क्षेत्र में बालाजी मंदिर के पास सड़क किनारे बनी गुमटियों पर सोमवार को नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए 4 गुमटियों को ध्वस्त कर दिया। कार्यवाही के दौरान नगर निगम की टीम और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। निगम का कहना है कि यह गुमटियां काफी समय से जर्जर अवस्था में थी, बारिश के मौसम में कभी भी गिर सकती थी, जिससे जनहानि की आशंका बनी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें हटाने की कार्यवाही की गई। अजमेर शहर के अजयनगर क्षेत्र में बालाजी मंदिर के पास सड़क किनारे बनी गुमटियों पर सोमवार को नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए 40 गुमटियों को ध्वस्त कर दिया। कार्यवाही के दौरान नगर निगम की टीम और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। निगम का कहना है कि गुमटियां काफी समय से जर्जर अवस्था में थी और बारिश के मौसम में कभी भी गिर सकती थी, जिससे जनहानि की आशंका बनी हुई थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें हटाने की कार्यवाही की गई। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश और कमजोर हो चुकी संरचनाओं के कारण इन गुमटियों को गिराने का खतरा बढ़ गया था। आसपास लोगों की आवाजाही को देखते हुए इन्हें हटाने का निर्णय लिया गया। कार्यवाही के दौरान निगम कर्मियों ने जेसीबी मशीन की सहायता से 40 गुमटियों को हटाया। वहीं दूसरी ओर इस कार्यवाही का स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध भी किया। क्षेत्र की पूर्व पार्षद रश्मि हिंगोरानी ने नगर निगम और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक और भाजपा सरकार युवाओं और आम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात करती है, जबकि दूसरी ओर छोटे व्यापारियों का रोजगार छीना जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के 40 गुमटियों को तोड़कर करीब 40 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि इन गुमटियों से कई परिवारों का भरण पोषण होता था और प्रशासन को कार्यवाही से पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास का वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करना चाहिए था। कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। हालांकि नगर निगम की टीम ने शांतिपूर्वक पूरी कार्यवाही की। एक्चुअली इनको 2002 में आउटिंग की गई थी, 2012 में इनका खत्म हो चुका है। उसके बाद में ये चल रहा था, तो अब सारे जर्जर हो चुकी है, तो इनको बार बता देते हैं आप खाली कर लो। और रोड की बीच में आ रही है तो इसको हटाना जरूरी था, क्योंकि गिर जाए कभी बरसात का मौसम है, तो इसके लिए आपने देखा सारे जर्जर है, इसको हटाने की कार्रवाई की गई नगर निगम के द्वारा। ये अजय नगर बालाजी बस स्टैंड के पास में नाले के पास बनी हुई थी, कभी भी गिर सकती थी। हाँ, इनको जानकारी दी गई थी, 7 दिन पहले भी कहा, फिर 2 दिन पहले भी कहा, सारी जानकारी इनको। और ये सब किराएदार थे, जो मालिक थे वो है ही नहीं, तो सब बैठे हुए, सब एक जरूर मिला मेरे को, सवाई सिंह नाम, बाकी सारे किराएदार। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अजय नगर में बालाजी मंदिर के पास 100 फुट का रोड है, जिसमें 40 गुमटियां है। कम से कम 25 साल हो गए होंगे मेरे हिसाब से वो गुमटियां है, जिसको आज नगर निगम, यूआईटी और प्रशासन द्वारा तोड़ा जा रहा है। आज बहुत अफसोस की बात है कि मैं यहाँ की क्षेत्रीय पार्षद होते हुए
इनके लिए कुछ न कर सकी। आज इस सरकार के राज में 40 परिवार रोड पे आ गए। इन छोटी छोटी गुमटियों से किसको क्या दिक्कत थी, क्या आपत्ति थी, वो मैं नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूँ कि जहाँ नला बाजार, दरगाह बाजार, जहाँ 2-2 मंजिलों के नक्शों पे 7-7 मंजिलें भर रही हैं, जहाँ आपकी ट्रैफिक बाधित हो रही है, जहाँ लोग परेशान हैं, जहाँ पार्किंग नहीं है, जहाँ कोई पार्किंग नहीं है, उनको तो इलीगल कर रहे हैं, उनको रहने की हो रही है, सब लीगल कागज बन रहे हैं। लेकिन ये 40 गुमटियाँ, जो 40 परिवार है आज रोड पे आ गए, उसकी जिम्मेदारी ये सरकार के ऊपर है। आज इनके परिवार इन पे चलते हैं छोटी छोटी गुमटियों से। किसी की कोई फीस आती है, किसी का कोई आटा आता है, किसके घर में इतनी छोटी गुमटियों से किसी सरकार को क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता। मुझे बहुत दुख है। मैं तो सरकार कह रही है कि रोजगार देंगे और देखिए, वही मैं कहना चाहूंगी कि एक तरफ तो ये बीजेपी सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, कोई भूखा न सोए, कोई गरीब न रहे, लेकिन ये सरकार इसी के राज में आज 40 परिवारों का रोजगार जा रहा है। ये जो गुमटियां हैं, जो 20 साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा गरीबों को अपना रोजगार के लिए दी गई थी, आज वो गुमटियां हटाई जा रही है। बहुत दुख की बात है। और मैं एक एंटी गवर्नमेंट में पार्षद हूँ। मुझे लगता है, जो मेरा मन कहता है कि शायद मैं किसी अच्छी पोस्ट पे होती इस गवर्नमेंट में, तो मैं इनके रोजगार ऐसे नहीं जाने देती। आज मुझे दुख हो रहा है कि मेरे सामने 15 साल मेरे को हुए, मैं इनको देखे मेरे सामने ये परिवार रोड पे आ गए। मुझे बहुत दुख है इनके लिए। मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाई। इससे आगे मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ उस पब्लिक से, इन लोगों। नागौर जिले की पीही ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अमरचंद जाजड़ा के बड़े भाई देवकरण जाजड़ा की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार सुबह से अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मोर्चरी के बाहर परिजन, ग्रामीण और समाज के लोग धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। नागौर जिले के पीही ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अमरचंद जाजड़ा के बड़े भाई देवकरण जाजड़ा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। सोमवार सुबह से अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजन, ग्रामीण और समाज के लोग धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों का कहना रहा कि जब तक हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जाता और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं होती, तब तक वह पोस्टमार्टम कराने और शव लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। साथ ही मृतक का मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर जांच में शामिल करने की मांग की गई। घटना को लेकर अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 2 डीएसपी सहित 4 थाना क्षेत्रों का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉक्टर लालचंद कायल ने बताया कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही है। समाचार प्रसारित किए जाने तक धरना जारी रहा। कल दोपहर के बाद में जिस प्रकार पी के सरपंच हमारे भाई अमरचंद जी के बड़े भाई देवराज जी का जिस परिस्थितियों में और जिस हिसाब से उनकी मृत्यु हुई, उस चीज़ को लेकर हम सबकी ये मांग है कि इस जो भी ये हमारी नज़र में जो एक हत्याकांड है, इसकी निष्पक्ष तौर पे जांच हो कि जो उनको नशीला जो पदार्थ है वो कहाँ से लाया गया, किसके द्वारा पिलाया गया और उसको कब और कहाँ दिया गया। और जिस प्रकार ये सारे वीडियो सामने आ रहे हैं और पिछले 12-13 घंटे से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी निष्पक्ष जांच या फिर जो हमें उम्मीद थी प्रशासन से वो हमारी पूरी नहीं की गई। हमारी मुख्य मांग यही थी कि जो उनके पास में सारे उनके फ़ोन वगैरह है उनकी अभी तक जब्ती नहीं हुई, जो उनके पास बैग था उसकी अभी तक जब्ती नहीं हुई, जो गाड़ी की चाबी है उसकी जब्ती नहीं हुई। और जिन परिस्थितियों में और जिस हिसाब से किया गया, हमारा ये मानना है कि ये सुनियोजित तरीके से एक कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से ये हत्या है। देवकरण जी का ज़मीन का कामकाज था और ये इनके जो भाई है वो सरपंच वहाँ पे सरपंच। कैसे पता चला कि जिस पर इनके पास अमरचंद जी के पास फ़ोन आया था और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि देवकरण जी का जो है इस अलग स्थिति के अंदर उनकी बॉडी मिली और वहाँ पे पाए गए। वो जो भी है, हमने पुलिस प्रशासन को व्यक्तिगत तौर पे उनको नाम दिए हैं और हमने मुकदमा भी दर्ज कराया है संदिग्ध हिसाब से। और पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि जिस प्रकार 13-14 घंटे इस घटना को होने को आए हैं, अभी तक जो उसकी जांच जहाँ तक होनी चाहिए वहाँ तक जांच नहीं हुई है
और अगर इसकी जांच नहीं होगी तो आगामी टाइम में गांव दूर दराज डाणियों से हमारे यहाँ से जो युवा भाई है वो इस अमरचंद जी के साथ में और इनके पूरे परिवारजनों के साथ में मजबूती से खड़े। सबसे पहले कल दोपहर में लगभग 2 बजे की घटना बताई जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो के माध्यम से हमें पता पड़ा कि संदिग्ध परिस्थितियों में देवकुंड जी जादड़ा की जो मृत्यु की गई है और इसके लिए मतलब जैसे वो अपने फार्म से निकलते हैं बिल्कुल एकदम तरोताज़ा और बिल्कुल सही हालत में निकलते हैं और उनके साथ हाथ में बैग रहता है, उनके मोबाइल रहते हैं। गाड़ी से निकलने के बाद वहाँ से 10 किलोमीटर दूर मतलब जहाँ आगे एक तालाब रहता है और उस तालाब का भी उनको पता रहता है कि भाई आगे गाड़ी मतलब इसके अंदर धंस जाएगी, तो वो गाड़ी को वापस बैग लेते हैं। उसके बाद में ना गाड़ी के अंदर उनकी चाबी और ना मोबाइल और ना उनके जो कामकाज संबंधी जो लैपटॉप था वो मतलब किसी भी तरह की वहाँ कोई नहीं मिला। उसके बाद में वो 3 किलोमीटर दूर भाग के जाते हैं और घर के अंदर एक जो वीडियो सोशल मीडिया पे था, आप लोगों ने भी देखा है, उसके अंदर वो गुहार लगा रहे हैं मतलब वहाँ घर वालों से कि मतलब मेरे को मार रहे हैं, मेरे को बचा लो, मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो इस तरह से मतलब ये हत्या की आशंका है और हमने प्रशासन को जो भी इसके पीछे लोग हैं मतलब इसके जो उनके जानकार या स्थिति आने की जो स्थिति है, जो उनके कामकाज संबंधी लैपटॉप वगैरह जो है उनके बरामदगी कराई जाए और इसके पीछे कौन व्यक्ति है ये चीज़ पुलिस प्रशासन द्वारा हमें बता दी जाएगी और सबको संतुष्टजनक जवाब दे दिया जाएगा। उसके बाद में बॉडी उठा के पोस्टमार्टम कराएंगे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।